क्लास 9th हिंदी व्याकरण का ये एक सैम्पल पेपर मैंने ले लिया है, जिससे आपको थोड़ा सा गाइडेंस शायद मिल जाएगी इससे। तो हिंदी व्याकरण में आपका पहला जो प्रश्न आपको मिलेगा वो मिलेगा प्रश्न संख्या 3 के नाम से। इसमें प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ा करें आप लोग। ब्लैक क्वेश्चन जो लिखे रहते हैं, इससे आपको पता चल जाता है आपके क्वेश्चन में कोई चॉइसेस हैं या नहीं। जैसे यहाँ 4 प्रश्न करने हैं आपको, टोटल 5 दे रखे हैं, इसमें से 4 जो अच्छे से आपको आते हों वो करने हैं। पहला हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें है अन्याय, और इसे इन्होंने तोड़ कर लिखा हुआ है, यानी स्प्लिट कर दिया है। अब ये है उपसर्ग प्रत्यय, आपका जो टॉपिक है हिंदी में उससे रिलेटेड। तो इस प्रश्न में अ प्लस न्याय, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, अ प्लस न्याय। क्योंकि जब आप अन्याय शब्द बना रहे हैं तो आपका जो मूल शब्द है, जो बेसिक वर्ड है न्याय, जिसका अर्थ होता है जस्टिस, और अ लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा इनजस्टिस, यानी कि जब न्याय ना हो अन्याय हो जाए। और अन्याय में यहाँ पर आपका अ है उपसर्ग और न्याय है आपका मूल शब्द, तो इन दोनों को मिला के ये शब्द बना है अन्याय। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है अभिशाप। इसका सही उपविकल्प है, देखिए अभिशाप, अभिशाप, अभिशाप और अभिशाप। सही उत्तर है अभि प्लस शाप। शाप अपने आप में एक मूल शब्द है और अभि इसका उपसर्ग है। फिर है गर्वीला, इसके लिए ऑप्शन है गर्व। सेकंड ऑप्शन है ग प्लस वीला। थर्ड ऑप्शन है गर्व प्लस ईला। और चौथा ऑप्शन है गर्वला। तो सही ऑप्शन है गर्व प्लस ईला। यहाँ पर ये ईला प्रत्यय है और गर्व आप लोगों का मूल शब्द है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है रोजाना। रो प्लस आना, रोज प्लस आना, रो प्लस आना और रोज प्लस आना। सही ऑप्शन है रोज प्लस आना। और यहाँ भी देखिए इन्होंने वो लगा दिया रोज प्लस आना, यानी यहाँ पर इस बुक में मिस्टेक है, दोनों का ऑप्शन इन्होंने सेम ही दे दिया है। तो वहाँ आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। मतलब आप लोगों को समझना ये है कि रोजाना को जब हम तोड़ेंगे शब्द को तो रोज प्लस आना बनेगा। दोनों में ऑप्शन आप देख रहे हैं, दोनों जगह सेम दे दी, ये बुक में मिस्टेक हुई है। तो ये ऑप्शन आपका जो करेक्ट बैठेगा वो ये बैठेगा। फिर है ठेला। इसके लिए आपका सही ऑप्शन क्या बनेगा, ठेल प्लस आ। इसमें अ आपका ये अ प्रत्यय है, ठेल आप लोगों का ये मूल शब्द है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न संख्या 4 आती है, निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों का समास से संबंधित है। पहला है कामना को पूरा करने वाली धेनु। ये इन्होंने विग्रह कर दिया समास का, आपको इससे समास शब्द बनाना है, सामासिक शब्द और उसका भेद। अगर आप भेद देखेंगे चारों ऑप्शंस में भेद सेम है, संबंध तत्पुरुष समास। तो यहाँ देखना पड़ेगा हमें कि कामना को पूरी करने वाली धेनु के लिए एक शब्द क्या दिया जाएगा, काम वाली धेनु, काम की धेनु, काम धेनु, कामना धेनु। तो कामधेनु इसका सही उत्तर है। और आगे ऑप्शन के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन सेम दे रखे हैं। नेक्स्ट है शिव का आलय। शिव का आलय मतलब जहाँ शिव जी रहते हों, आलय घर को कहते हैं। शिवालय, शिव आलय, शिव वाला आलय, शिव सा आलय। सही इसका जो समास बनेगा, समासिक शब्द बनेगा वो शिवालय है। और एक बार इसके आगे का आप अगर भेद भी चेक कर लेंगे तो वो बनेगा आपका संबंध तत्पुरुष समास। यानी यहाँ भी संबंध जो तत्पुरुष है, कारक की विभक्ति जो है संबंध कारक है, और तत्पुरुष समास कारक की विभक्ति के लोप के लिए कहा जाता है। अगला आता है कार्य में कुशल। कार्य में कुशल है कार्य कुशलता, कार्य कुशल, कार्य कुशल, ये कुशल होना चाहिए, कशुल लिख दिया है इन्होंने। कार्य से कुशल और कार्य की कुशलता, तो सही इसका उत्तर है कार्य कुशल। उसके बाद है महान है जो आत्मा। तो महान आत्मा, महात्मा, महान थी आत्मा, महोत्तमा। महात्मा इसका सही उत्तर है। महान है जो आत्मा, महात्मा कर्मधारय समास। देख रहे हैं समास में जितने भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं सभी में समास का भेद सेम है। आगे आ जाते हैं। आगे आपको एक ये इस तरह का मैचिंग का ऑप्शन दे रखा है, जिसमें आपके ये विकल्प दे रखे हैं। जब इस तरह आपके ऑप्शंस दिए हो ना, जब आपको मैचिंग करने हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो हमेशा पहले आप मैचिंग अपनी खुद कर लें और फिर अपनी आंसर शीट में उसका सही ऑप्शन नंबर डाल दें। जैसे यहाँ देखते हैं अध खुला, कमल नयन,
अष्टाध्यायी। यहाँ है कमल के समान नयन, 8 अध्यायों का समूह, आधा खुला हुआ। तो अध खुला, आधा खुला हुआ, अर्थ इसका बिल्कुल साफ दिख रहा है हमें। जो आधा खुला हुआ हो तो पहले के साथ है तीसरा, फिर कमल नयन, कमल के समान नयन दूसरे के साथ है पहला, और फिर है हमारा अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह यानी तीसरे के साथ दूसरा। अब देखिए आपका सही ऑप्शन है पहले के साथ तीसरा, दूसरे के साथ पहला और तीसरे के साथ दूसरा। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन हुआ। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अब इसमें किन्हीं 4 प्रश्नों के लिए सही उचित उत्तर विकल्प चुनिए। उसने नहीं किया तो मुझे करना पड़ा। ये है आपका चैप्टर वाक्य। वाक्य के सही भेद को चुनना है आपने। उसने नहीं किया तो मुझे करना पड़ा, विधानवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक। यहाँ इसका सही उत्तर है संकेतवाचक। देखिए विधानवाचक में क्या होता है, जब हम कोई स्टेटमेंट बोल देते हैं, इंग्लिश में इसे समझने की कोशिश करेंगे तो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपने कोई वाक्य कह दिया और ये वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस में बोला जाएगा, सकारात्मक वाक्य। संदेहवाचक जब संदेह हो, कोई शक वाली बात हो कि ये हुआ या नहीं हुआ। प्रश्नवाचक जब आपसे प्रश्न पूछे जाएं, और संकेतवाचक जब आपको बोला जाए कि कोई कंडीशन रखी जाए काम करने के लिए कि अगर उसने नहीं किया तो मुझे करना पड़ेगा, तो ये कंडीशन रख दी है, इसलिए ये संकेतवाचक। वह नहीं आएगा, देखिए इसमें पहचान है नहीं। जब हमने कह दिया कि ये काम नहीं होगा तो निषेधवाचक। निषेध का मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस। जब भी कभी नहीं, ना या नेगेटिविटी दिख रही हो आपको सेंटेंस में तो निषेध हो जाएगा। वह विदेश से लौट आया है, प्रश्नवाचक में परिवर्तित करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहला तो तरीका यही है आइडेंटिफाई करने का कि क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए। क्या वह विदेश से लौट आया है, क्वेश्चन मार्क, तो यही इसका सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं। तुम्हें 10 बजे तक स्कूल पहुंचना चाहिए, इसे आज्ञावाचक में बदलना है। यानी आप ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कमांड दे रहे हैं, तुम 10 बजे तक स्कूल पहुंच जाना, वह 10 बजे तक स्कूल पहुंच जाएगा। ये हम किसी को बता रहे हैं, यानी ये विधानवाचक हो गया कि हम उसे बता रहे हैं वह 10 बजे तक स्कूल पहुंच जाएगा। तुम 10 बजे पहुंचना। पर देखिए यहाँ पर कोई इन्होंने विराम या कुछ इन्होंने विराम चिन्ह नहीं दिया हुआ। क्या तुम 10 बजे तक स्कूल पहुंच जाओगे, ये वो पूछ रहा है कि तुम पहुंच जाओगे, या और ये पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई है। सही इसका जो है आज्ञावाचक का, तुम 10 बजे तक स्कूल पहुंच जाना, आज्ञा दे रहे हैं उसे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 आती है, निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्नों के उचित विकल्प देखिए। ये आ गया आपका अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन। ऊंचे घोर मंदिर, ये मंदिर के ऊपर देखिए 1 लिखा है कि अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर यहाँ 2 लिखा है कि अंदर रहाती है। पहले नंबर पे महल और दूसरे नंबर पे पर्वत। इसका मतलब यहाँ पर मंदिर का अर्थ पर्वत है, यहाँ पे मंदिर का अर्थ महल है। तो ये है यमक अलंकार। यमक अलंकार वो होते हैं जहाँ एक ही शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है पर उसका अर्थ अलग अलग होता है, यानी शब्द वही रहेगा पर उसका अर्थ बदल जाएगा। तो यमक अलंकार हुआ। ख है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। अब इसमें देखिए क और क, जब सेम वर्ण रिपीट होगा, सेम वर्ण बार बार रिपीट होंगे, व्यंजन बार बार रिपीट होंगे, तब हम उनको बोलेंगे कि भाई वो हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। अंग्रेजी में इसे हम एलिट्रेशन के नाम से जानते हैं। एलिट्रेशन में जैसे सेम अल्फ़ाबेट्स रिपीट होते हैं, इसी तरह से अनुप्रास अलंकार को हिंदी का एलिट्रेशन कह सकते हैं हम, कि इसमें सेम वर्ण रिपीट होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। मेरे मानस के मोती, मेरे मानस के मोती, इसमें आपका कौन सा है अलंकार? देखिए फिर से म और म आ रहा है, यानी यहाँ पे भी अनुप्रास है, एलिट्रेशन हुआ। कहती हुई हूँ उत्तरा के नेत्र से जल भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। हिंदी में उत्प्रेक्षा कहते हैं, इंग्लिश में इसे हाइपरबोल बोलते थे। तो हाइपरबोल में क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, कोई भी बात को आप बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तो हाइपरबोल हो जाता है। अब आप कहेंगे यहाँ कहाँ बढ़ा चढ़ा के बात की गई, देखिए हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र, मतलब कोई बात बताते हुए उत्तरा के आंखों से में जल भराया, उत्तरा रो पड़ी कोई बात बताते हुए, तो ऐसे रोई जैसे कि हिम, हिम मतलब कि बर्फ, बर्फ के कणों को छूने से पंकज नए हो जाते हैं। पंकज मतलब यहाँ पे है कमल के फूल, तो कमल के फूलों के ऊपर जब
हिम के कण पड़े, बर्फ के कण उसके ऊपर पड़े तो वो जैसे नए नवेले खिल गए हों, इस तरीके से उत्तरा के नेत्रों में भी जल जल भराया। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बातें की जा रही हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ इसलिए। आगे बढ़ते हैं, प्रेम सलिल से द्वेष का सारा मैल धुल जाएगा। प्रेम सलिल देखिए उन्होंने दे दिया, यानी प्रेम रूपी सलिल, सलिल होता है तालाब, तो प्रेम के तालाब से जितना भी द्वेष है, जितना भी कड़वाहट है, जितनी भी लड़ाई झगड़ा है, वो सारा मैल धुल जाएगा। ये हो गया उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पे हमने नॉन लिविंग थिंग को लिविंग मतलब कंपेयर कर दिया, यहाँ कंपैरिजन हो गया, मेटाफर कहते हैं इसे अंग्रेजी में। तो ये मेटाफर से हमने उसको जब दो चीज़ों को कंपेयर किया है। देखिए, प्रेम रूपी सलिल मतलब कि प्यार का सागर या प्यार का तालाब, जो भी आप इसे कहें। तो ये आपके कुछ ग्रामर से रिलेटेड, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कुछ प्रश्न थे, जिसे मैंने सॉल्व करके आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, और अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। थैंक यू।